हेलो एवरीबॉडी, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इस अर्थ के ऊपर दो तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट और एनिमल। तो ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं, इस चीज को हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या है। तो आपको पता है कि प्लांट भी लिविंग है और एनिमल्स भी लिविंग होते हैं। तो किस तरीके से प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं और किस तरीके से एनिमल रिप्रोड्यूस होते हैं, उस चीज को इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि रिप्रोडक्शन शब्द का ही क्या मतलब है। देखो बहुत इजी है कि किसी भी स्पीसीज का सेम स्पीसीज को पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। मतलब हम उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। कोई भी एग्जिस्टिंग स्पीसीज है वो सेम, जैसे कुत्ते का कुत्ते को पैदा करना, कुत्ते से कुत्ता पैदा होना, वो एक रिप्रोडक्शन का पार्ट है। किसी भी ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग का पैदा होना, ये भी एक रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब है कि न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, ओके, ऑफ द सेम स्पीसीज, इसको हम रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जरूरी भी क्यों है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई भी जो स्पीसीज है ना, जैसे होमोसेपियन, जैसे ह्यूमन बीइंग हम लोग हैं, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इस अर्थ के ऊपर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो किस लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है? एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज, मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज का सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। और प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो इंश्योर करता है किसी भी लाइफ का कंटिन्यूटी होना अर्थ के ऊपर। तो ये तीन चीजें आपको पता चल गई कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन होता क्या है। क्लियर होगी बात। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि दो ही चीज अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, एक तो एनिमल और एक प्लांट्स। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, क्योंकि यही लिविंग है। नॉन लिविंग चीज अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है कि कार से कार का बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये नॉन लिविंग चीज आ गई। जितनी भी लिविंग चीज है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, तो दो तरीके से रिप्रोड्यूस हो सकती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों में से करोड़ों साल पहले जब लिविंग ऑर्गेनिज्म आया होगा ना अर्थ के ऊपर, तो उस समय पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस होना शुरू हुए होंगे आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एडवांस वर्जन ऑफ द रिप्रोडक्शन है। मतलब पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था क्योंकि पहले सिंगल सेलुलर एनिमल आया होगा अर्थ के ऊपर, करोड़ों साल पहले की बात कर रहा हूं। फिर वो एडवांसमेंट होते होते अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल बॉडी की जरूरत पड़े, जहां पे मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट ना हो, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। किसी एक ही बॉडी से नई बॉडी जनरेट हो जाए। तो कितने तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है? फ्यूजन से हो सकता है, बडिंग से हो सकता है, सबको समझेंगे एक एक करके। स्पोर फॉर्मेशन से, फ्रेगमेंटेशन से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से और रीजनरेशन से। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन शब्द का मतलब है टूटना। तो कोई भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट हो जाता है टू और मोर ऑर्गेनिजम्स में, तो इसको हम फ्यूजन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला होता है आपका बाइनरी फ्यूजन। जो बाइनरी शब्द में जो बाय लिखा हुआ है, इसका मतलब है टू। अगर आपका अमीबा जो है उसको रिप्रोड्यूस होना है तो वो क्या करेगा? अपने आप को स्प्लिट करेगा दो पार्ट में। किस तरीके से? ये एक सिंगल अमीबा सेल है, ये स्ट्रेच होके या फिर अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए इसका न्यूक्लियस दो पार्ट में टूटेगा, देन इट विल बिकम टू अमीबास। फिर टू अमीबास जो होंगे वो आगे जाके फर्दर टू में डिवाइड होंगे। इस तरीके से इसको बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन। जो अमीबा है, जो पैरामीशियम है, जितने भी बैक्टीरिया है, वो दो पार्ट में टुकड़े होते हैं उनके। लेकिन एक फ्यूजन और होता है जिसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। इस केस में क्या होता है कि जो आपका सेल होती है वो एक सिंगल सेल से मल्टीपल डिवीजन होते हैं। मल्टीपल डिवीजन, वो बर्स्ट होती है पूरी सेल। तो एक सिंगल सेल से बहुत सारा डिवीजन, बहुत सारी सेल्स का बनना, इसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। और दो सेल का क्रिएट होना, इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है वो है बडिंग। देखो बडिंग के अंदर किसके अंदर बडिंग होती है? बडिंग होती है हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा क्या करता है? अपनी जो बॉडी होती है, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसकी बॉडी में से छोटा सा एक बड निकलता है। बड मतलब एक छोटा सा हाइड्रा निकलता है। और जब वो हाइड्रा मैच्योर हो जाता है तो वो छोटा सा, ये बड जो है वो छोटा सा बड होता है, ये मैच्योर होके टूट जाता है और नए हाइड्रा की फॉर्म में पैदा हो जाता है। नई हाइड्रा की फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, फिर वो जो नया हाइड्रा बना है उसके अंदर भी छोटा बड क्रिएट होता है, देन इट विल गोज ऑन, चलता रहता है इस तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं तीसरा, स्पोर फॉर्मेशन। ये आपने देखा होगा, जितनी भी फंगस लग जाती है, ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाती है वो क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि जो आपके फंगस मोल्ड्स होते हैं, जो आपके ऊपर जो फंगस होती है ब्रेड के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर फंगस लगी होती है, वो अपने आप को किस तरीके से रीजनरेट करती है या रिप्रोड्यूस करती है। उस केस में क्या होता है कि इस तरीके की एक फॉर्मेशन होती है। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड द स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोर फॉर्मेशन के अंदर छोटे छोटे आप बोल सकते
सकते हो बीज होते हैं। किसके? इस खुद फंगस के बीज होते हैं। और एक टाइम पे ये क्या होता है, बर्स्ट होता है, टूटता है, और जो ये बीज होते हैं वो कुछ इस तरीके से जाके दोबारा से आपके ब्रेड के ऊपर या जिस भी चीज पे फंगस लगी है उस पे स्प्रेड हो जाते हैं। और ये बहुत जल्दी होता है, मतलब बहुत कम टाइम में रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को, ठीक है। तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे कोई भी मतलब दो बॉडी पार्टनर, मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता इसमें। उसके बाद होता है रीजनरेशन। देखो रीजनरेशन प्लेनेरिया में होता है। मतलब क्या होगा, एक प्लेनेरिया को अगर आप दो पार्ट में तोड़ दोगे या अपने आप वो दो पार्ट में टूट जाता है एक टाइम पे मैच्योर होने के बाद, तो वो नया प्लेनेरिया बना लेगा। इस तरीके से ये चलता जाएगा। दिस इज कॉल्ड द रीजनरेशन। इसके वर्ड से ही आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। देखो फ्रेगमेंटेशन जो होता है ये स्पाइरोगायरम होता है। ये काइंड ऑफ रीजनरेशन की तरह ही काम करता है, लेकिन ये क्या करता है, फ्रेगमेंट की फॉर्म में टूटता है। फ्रेगमेंट की फॉर्म में उसमें क्या होता है, पूरी बॉडी टूट रही थी, यहाँ पे एक छोटा सा फ्रेगमेंटेशन होता है और वो नए स्पाइरोगायरा में कन्वर्ट होता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। फ्रेगमेंटेशन के अंदर फ्रेगमेंटेड बॉडी अलग होती है और आपका रीजनरेशन के अंदर पूरा का पूरा बॉडी दो पार्ट में टूट जाता है और फिर रीजनरेट होता है। क्लियर? दोनों लगभग सेम प्रोसेस होती है। इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब है यहाँ पे कोई भी सेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल आपके प्लांट के अंदर बॉडी पार्ट नहीं लेती है। यहाँ ब्रायोफाइलम या ब्रायोफिलम इसको आप बोल सकते हो। ये क्या करता है कि प्लांट, आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट होते होंगे जिनके ना आप पत्तों को, जिनके लीफ को आप अगर जमीन में गाड़ दोगे तो वो नए प्लांट की फॉर्मेशन में क्रिएट हो जाएगा। मतलब कि जो आपका लीफ होता है वो नया प्लांट पैदा करने की ताकत रखता है। अगर किसी को नहीं पता नाम, तो उसका नाम होता है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफिलम भी इसको बोल देते हैं। तो ब्रायोफाइलम जो होता है वो एक तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का काम करता है। मतलब कि आपने एक प्लांट के, एक पौधे के एक पार्ट को डाला मिट्टी में और उससे एक नया प्लांट जनरेट हो गया। इस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। क्लियर? अब पोटैटो आपने देखा होगा, आलू होता है, आलू को भी इस तरीके से उगाया जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जहां पे हम बिना बीज के प्लांट उगा देते हैं इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। अब एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। देखो अभी तक तो हमने पढ़ा प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट, अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियली कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बार हम एक प्लांट को बिना बीज के भी उगा सकते हैं। कैसे करते हैं? जैसे आपने गुलाब का जो पेड़ होता है ना, रोज जो उगता है जिसमें, उसको काट के, उसकी टहनी को काट के हम मिट्टी में डाल देते हैं और नया एक प्लांट जनरेट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम कटिंग। ये एक आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट का तरीका है। और भी बहुत सारे आपने प्लांट के बारे में सुना होगा कि जिसकी बिना बीज के हम उसको कि सिर्फ हम वो क्या लेके, डाली लेके या बोल सकते हो स्टेम लेके नया प्लांट उगा सकते हैं। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। तो जो पहला तरीका होता है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट का, कटिंग, वो कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट होता है आपका लेयरिंग। देखो लेयरिंग का मतलब होता है कि एक प्लांट उग रहा है, उस प्लांट का जो आपका जो एक स्टेम है वो अगर जमीन को टच या सॉइल को टच हो जाता है तो उससे एक नया प्लांट आ जाता है। दिस इज कॉल्ड द लेयरिंग। इससे क्या है कि बिना बीज के, बिना सीड के आपको नया प्लांट मिल गया, तो दिस इज कॉल्ड द लेयरिंग। ओके, नेक्स्ट आपका होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब है कि आपने देखा होगा कि लेमन जो होता है, नींबू जो होता है, उसके प्लांट के अंदर ही हम ग्राफ्ट कर देते हैं ऑरेंज का प्लांट। आपने नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। तो इससे क्या होता है कि उसी प्लांट के अंदर नींबू भी आ रहा होता है और ऑरेंज भी आ रहा होता है। तो दिस इज कॉल्ड द ग्राफ्टिंग। मतलब एक ही प्लांट के अंदर दो तरीके की कैरेक्टरिस्टिक हम ऐड कर देते हैं आर्टिफिशियली, क्योंकि हम आर्टिफिशियली प्रोपोगेशन पढ़ रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये तीनों के तीनों तरीके आर्टिफिशियल प्रोपोगेट करने का वे है, किसी भी प्लांट को नए प्लांट में कन्वर्ट करने का। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल वेजिटेशन करने का फायदा क्या है। कि जितना भी हमने अभी आर्टिफिशियल वेजिटेशन किया, जितने भी प्लांट बनाए, बिना सीड के प्लांट बनाए, आपने उसकी ग्राफ्टिंग की, तो इनका फायदा क्या है? तो हमें नए तरीके के प्लांट मिलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक ही प्लांट के अंदर मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं और टाइम जो है वो कम हो जाता है। कैसे? एक आप बीज से प्लांट को उगाओगे और एक आप डायरेक्ट स्टेम लेके प्लांट को उगाओगे तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा उसकी ग्रोथ का। तो ग्रोथ टाइम रिड्यूस होता है और ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अगर आप बीज से उगाओगे तो पहले वो छोटा सा प्लांट उगेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, तो आपको केयर कम करनी पड़ती है। वी कैन गेट सीड लेस प्लांट। ऐसे प्लांट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं वेजिटेटिव आर्टिफिशियल वेजिटेशन से कि जिसमें सीड ही ना हो, क्योंकि हमें सीड की जरूरत ही नहीं पड़ रही ना। हम सीधा स्टेम लेते हैं और उसको जमीन में गाड़ते हैं, उससे प्लांट उगाते हैं, तो इससे हमें सीडलेस प्लांट मिलेंगे। क्लियर? तो ये फायदे होते हैं। और नेक्स्ट जो तरीका है
जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सबसे फेमस तरीका है उसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा लैब के अंदर किए जाने वाला तरीका है। इसके अंदर क्या करते हैं कि किसी भी रैंडम प्लांट का एक टिश्यू लेते हैं और लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस टिश्यू से किसी भी पेड़ का, किसी भी प्लांट का टिश्यू लेके उस टिश्यू से हम उसी प्लांट को ग्रो कर लेते हैं लैब के अंदर आर्टिफिशियली। दिस इज कॉल्ड द टिश्यू कल्चर। याद रखना है, टिश्यू लेते हैं किसी भी प्लांट का और उसको लैब में ले जाते हैं उस टिश्यू को, और उससे उस प्लांट के छोटे छोटे पौधे हम जनरेट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द टिश्यू कल्चर। क्लियर? अब हम बात करते हैं, ये तो पूरा मामला अभी तक हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का, कि हम किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम प्लांट और एनिमल भी प्रोड्यूस होते हैं और प्लांट्स जो उगते हैं उनको हम आर्टिफिशियली कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये बात होगी एसेक्सुअल की। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि मेल और फीमेल दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे दो चीजें पार्ट लेती है, एक मेल सेक्स सेल और एक फीमेल सेक्स सेल। जो सेक्स सेल्स होती हैं उनको हम गैमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेट्स। जो स्पर्म होता है, जो ओवम होता है, उनको हम गैमेट्स बोलते हैं। क्लियर? ये याद रखना। और इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स सेल फ्यूज इनटू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब स्पर्म एंड ओवम एक साथ मिल जाते हैं इज नोन एज जाइगोट। देखो, जो आपका जाइगोट है वो क्या होता है कि जब स्पर्म और ओवम मिल जाते हैं उस फॉर्मेशन को हम जाइगोट बोलते हैं, लेकिन अकेले स्पर्म को और अकेले ओवम को हम गैमेट्स बोलते हैं। रिमेंबर दिस। और द जाइगोट जो बनता है, मतलब स्पर्म और ओवम मिल गए, जाइगोट जो बनता है वो एम्ब्रियो मतलब बेबी में क्रिएट होता है। तो जो सेक्स सेल्स होती हैं उनको हम गैमेट्स बोलते हैं, मतलब ओवम को भी गैमेट्स बोलते हैं और स्पर्म को भी गैमेट्स बोलते हैं। और जो दोनों मिलने के बाद में, फ्यूजन होने के बाद में जो चीज बनती है उसको हम जाइगोट बोलते हैं और जाइगोट डेवलप होकर बेबी की फॉर्मेशन लेता है। क्लियर? अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि प्लांट बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने देख लिया कि हम उसको क्राफ्टिंग करके पैदा कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके पैदा कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से सीड क्रिएट होता है प्लांट के अंदर, सीड वाले प्लांट में सीड कहां से आता है, तो उसको हम देखते हैं। तो जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं जिनके अंदर फ्लावर आते हैं उनके अंदर सीड भी आते हैं, और जो सीड आते हैं वो किस तरीके से आते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो हम पार्ट ऑफ द फ्लावर पढ़ेंगे, क्योंकि वो ही एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे सीड क्रिएट होगा, जहां से सीड क्रिएट होगा। तो यहां पे हम देखेंगे कि ये आपका फ्लावर है। ठीक है? अब इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके सेक्सुअल पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो जो आपको ये बीच वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट, दिस कंप्लीट पार्ट, ये आप बोल सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो आपका फीमेल पार्ट है। मतलब प्लांट के फ्लावर का फीमेल जो पार्ट होता है और मेल जो पार्ट होता है वो दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं, अलग अलग भी होते हैं, लेकिन हम एक साथ पढ़ रहे हैं जिससे आपको इजीली समझ आएगा। तो जो बीच वाला पार्ट होता है ये फीमेल पार्ट होता है। तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, STIGMA, स्टिग्मा। ठीक है? उसके नीचे वाला जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है इसको हम स्टाइल बोलते हैं, और जो सबसे नीचे जो आपको गोल दिखाई दे रहा है इसको हम ओवरी बोलते हैं। और ये तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। मतलब कि आप बोल सकते हो कि जो फ्लावर के अंदर या प्लांट के अंदर जो फीमेल पार्ट होता है, फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम पिस्टिल बोलते हैं। और जो आप साइड में देख रहे हो, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये क्या है? मेल पार्ट है। तो इसके ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं, और नीचे वाले को फिलामेंट बोलते हैं, और दोनों को मिला के स्टेमिन बोलते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? MEN, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? MEN, स्टेमिन। और पूरा ये क्या है? पिस्टिल। पिस्टिल मतलब ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और स्टेमिन मतलब द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्लियर? तो अगर ये आपको बस इतना ही याद रखना है इनके पार्ट्स के अंदर। और जो आपके फ्लावर के आप बोल सकते हो ये जो पंखुड़ियां होती हैं, मतलब फ्लावर के जो पार्ट होते हैं उसको हम पेटल्स बोलते हैं। ठीक है? तो पेटल्स क्या है? जो आपको ये दिखाई दे रही है ना, पंखुड़ियां जो होती हैं फ्लावर की, इनको हम पेटल्स बोलते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं, अगर पूरे नाम जानना है तो कुछ इस तरीके से है, लेकिन आपको पूरे जानने की जरूरत नहीं है, जितने मैंने बताए हैं वही आपको जानना है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि किस तरीके से स्टेप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है पॉलिनेशन। वेरी इजी। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जो एंथर होता है ना, ट्रांसफर ऑफ पोलन्स, एंथर के ऊपर छोटे छोटे पोलन्स होते हैं। पोलन्स क्या करते हैं? जाके स्टिग्मा के ऊपर लगते हैं। ठीक है?
अब वो हो सकता है कि सेम फ्लावर के अंदर हो सकता है कि दूसरे फ्लावर के पोलन आके दूसरे फ्लावर पे जाते हो। तो जो एंथर के ऊपर लगे हुए, जो एंथर है मेल आपका पार्ट होता है, मेल पार्ट बोलते हैं जिसको फ्लावर का, उस पे से उड़ के आपके स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक हो जाते हैं और वो धीरे 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 स्टाइल के थ्रू नीचे जाते हैं ओवरी के अंदर। अब नीचे जाएंगे, नीचे जाके क्या करेंगे, फर्टिलाइज होंगे। फर्टिलाइजेशन अकर व्हेन द मेल गैमेट मीट द फीमेल सेक्स सेल प्रेजेंट इन द ओव्यूल, मतलब स्टिग्मा से होते हुए नीचे जाएंगे और ओवरी में जाके वहां पे आपका जो फीमेल जो आपका सेक्स सेल है उससे वो मीट करेंगे। उसके बाद में इट विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सीड, फिर ये सीड में कन्वर्ट होगा और जो सीड है वो नया प्लांट प्रोड्यूस करने की पावर रखेगा। क्लियर? तो ये आपका प्रोसेस होता है। अब हम एनिमल्स के अंदर देखेंगे विच इज इंपॉर्टेंट। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 सेक्स सेल्स टेक पार्ट। एनिमल्स के अंदर 2 तरीके की सेक्स सेल्स पार्ट लेती हैं। आपको पता है ओवम एंड स्पर्म, ठीक है? तो मैंने आपको बताया पहले। पॉज द वीडियो राइट नाउ और आप बताओ जो सेक्स सेल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं। पॉज द वीडियो, दोनों को क्या बोलते हैं। पॉज द वीडियो राइट नाउ, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो आपको बताना है। आई होप आपने बताया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? देखो, फर्टिलाइजेशन शब्द का ही मतलब है मिलना। जब आपका ओवम के अंदर जो स्पर्म होता है वो एंट्री मारता है, एंट्री मार के अंदर चला जाता है, इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। क्योंकि हमने देखा प्लांट के अंदर भी यही हो रहा था कि जब आपका पोलन जो है वो सीधा स्टिग्मास के होते हुए ओवरी के अंदर जाके ओवम से मिल जाता है, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सेम आपका जो स्पर्म होता है वो ओवम के अंदर चला जाता है, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर? अब फर्टिलाइजेशन 2 तरीके से होता है। एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जो ओवम है वो बॉडी के अंदर है और स्पर्म बॉडी के अंदर जाके ही उसके अंदर एंटर हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है? देखो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो आपके फ्रॉग होता है ना उसके अंदर होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो ओवम होता है वो भी पानी के अंदर आ जाता है। किसी मीडियम की जरूरत होती है आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और वो मीडियम 99.99% वाटर ही होता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका जो स्पर्म है और ओवम है वो दोनों वाटर यानी कि मीडियम के अंदर आके एक दूसरे से मिलते हैं और नया मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है एक्सटर्नली, बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है फ्रॉग के अंदर होता है, मतलब बॉडी के अंदर उसमें नहीं होता है, बॉडी के बाहर वो अपने स्पर्म और ओवम दोनों ही मीडियम मतलब वाटर के अंदर छोड़ देते हैं और वो दोनों वाटर के अंदर मिलते हैं स्पर्म ओवम और वहां पे नया फ्रॉग जन्म लेता है। लेकिन एनिमल्स के अंदर जो ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर, मैक्सिमम एनिमल्स के अंदर बॉडी के अंदर ही आपका फर्टिलाइजेशन होता है। अब हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है? अब इसके एक एक पार्ट को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से। दिस इज कॉल्ड द स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर क्या होता है? टेस्टीज होते हैं, टेस्टिकल जिनको बोलते हैं। तो स्क्रोटम जो होता है वो बाहर निकला हुआ एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिकल्स होते हैं और जो टेस्टिकल्स होते हैं इनके अंदर आपके स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और उसके बाद क्या होता है आपका जो एपिडेडिमस होता है, जो ये पाइप दिखाई दे रहा है, इसके थ्रू इसको क्या बोलते हैं? वास डेफरेंस। वास डेफरेंस के थ्रू जो स्पर्म है वो यहां से निकलता हुआ सीधा कहां जाता है? आपका यूरिन ब्लैडर के अंदर नहीं जाता है, यूरिन ब्लैडर किक से कनेक्ट रहता है। वो आपका वास डेफरेंस होता है वो यूरिन ब्लैडर से कनेक्ट होता है और यहाँ पे सेमिनल वेसल्स होती है। ये सेमिनल वेसल्स क्या करती है? एक लिक्विड फॉर्मेशन क्रिएट कर देती है, आपके स्पर्म को एक अच्छा मीडियम बना देती है उसका। कौन? सेमिनल वेसिकल्स में से निकला हुआ फ्लूइड, ठीक है? उसके बाद में यहाँ प्रोटेस्ट ग्लैंड होती है और उसके बाद आपका यूरेथ्रा के थ्रू जो स्पर्म होता है वो निकलता है और इसी यूरेथ्रा के थ्रू आपका यूरिन भी निकलता है। लेकिन यूरिन हम दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ सेक्सुअल पूरा का पूरा स्पर्म का लाइनिंग देख रहे हैं, स्पर्म का पाथ देख रहे हैं और जो पेनिस है उसके थ्रू स्पर्म बाहर आ जाता है। तो वापस मैं आपको समझाता हूँ एक बार और। स्क्रोटम के अंदर आपका टेस्टिकल्स होता है, टेस्टिकल में आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है, देन एपिडाइडमिस के थ्रू निकलता हुआ वास डेफरेंस से, वास डेफरेंस से निकलता हुआ सीधा कहाँ जाएगा? सेमिनल वेसिकल क्या करता है? एक मीडियम देता है आपके स्पर्म को, क्या कैसा कर देता है? थोड़ा सा आप बोल सकते हो थिक कर देता है या फिर एक गुड मीडियम प्रोड्यूस कर देता है, बना देता है उसका। देन इट विल कम आउट फ्रॉम द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से पेनिस से बाहर आ जाता है। तो दीज आर द पार्ट जो आपको याद रखना है। तो ये पार्ट आपको याद रखना है, ये एक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इजीएस्ट सिस्टम। इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है? सिंपल है, ओवरी।
ये ओवरी, ये ओवरी। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, दिस इज ऑल्सो फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद यूट्रस होता है, यूट्रस के बाद सर्विक्स होता है और विजाइना। दीज आर द वेरी 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 सिंपल पार्ट्स। तो ये आपको याद रखना है कि ये इस तरीके से इनके 1 2 3 4 5 पार्ट होते हैं। 5 पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। और आपने मेल का देख लिया, फीमेल का देख लिया। ओके, अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन। जब आपका जो स्पर्म होता है वो पीनस के थ्रू बाहर चला जाता है, उसके बाद में वो वजाइना के थ्रू अंदर चला जाता है फैलोपियन ट्यूब से और जाके ओवम से मिल जाता है। ओवम से मिलके फर्टिलाइज कर देता है ओवम को। ओवम को फर्टिलाइजेशन का मतलब कि वो ओवम के अंदर चला जाता है। दिस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। ओके, अब हम देखते हैं कि कितने डेज में किस तरीके से बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ओवरी होती है, इसमें ओवम होता है। 0 डे, 0 डे मतलब जिस दिन स्पर्म आपके ओवरी के पास पहुंचा, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइज हो गया, एग हो गया, जाइगोट बन गया। आपको पता है, मैंने बताया जाइगोट किसको बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग को जाइगोट बोलते हैं। और फर्स्ट डे पे, इसके बाद यहाँ पे क्रिएट होगा सेकंड डे में जो आपका सेल है वो डिवाइड होना स्टार्ट होगा। 2 सेल में क्रिएट होगा, फिर 4 सेल में क्रिएट होगा, फिर 8 सेल में क्रिएट होगा। इस तरीके से जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वो 5th डे पे जाके क्या करेगा, ये आना स्टार्ट हो जाएगा आपके यूरेथ्रा के अंदर, मतलब आपके यूरेटस के अंदर आके फिट होना स्टार्ट हो जाएगा बेबी। और यहाँ पे ये प्लेसेंटा के अंदर आके सेट हो जाएगा बेबी आफ्टर 8 to 9 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 8 से 9 दिन के बाद में बेबी आके प्लेसेंटा में अटैच हो जाएगा और बेबी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। कितने दिन बाद, 8 से 9 दिन के बाद में। तो इस तरीके से साइकिल चलती है। मतलब आप देखो, यहाँ से ओवरी प्रोड्यूस हुई, वहां से स्पर्म आया, स्पर्म आने के बाद में जाइगोट बना, जाइगोट के बाद में सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ, चलता ये फैलोपियन ट्यूब से आता हुआ सीधा आपका यहाँ पे प्लेसेंटा में आ गया। प्लेसेंटा में आने के बाद में ये ग्रो होना स्टार्ट होगा आफ्टर 8 और 9 डेज। क्लियर। तो सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल, देखो जो सेक्सुअल साइकिल होती है वो फीमेल में, इसको हम, ये क्लियर हो गया आपका, दोनों ऑर्गन्स मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन क्लियर और फर्टिलाइजेशन क्लियर। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कब से स्टार्ट होती है और कब स्टॉप होती है। तो देखो क्या होता है, फीमेल्स के अंदर फीमेल ओवरीज जो होती है वो एग को बनाना स्टार्ट कर देती है जब आपकी फीमेल 12 से 14 साल के बीच में होती है, तब से ही। लेकिन उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होने के बाद वजह से हर 28 डेज में इट विल कम आउट फ्रॉम द विजाइना, तो ये बाहर आता रहता है। अगर वो फर्टिलाइज होगा तो बेबी विल प्रोड्यूस एंड ये यूटिलाइज हो रहा है। क्लियर। तो इसको ही मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और 28 डेज में होने की वजह से, एवरी 28 डेज में होने की वजह से दिस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्लियर। अब बात करते हैं कि बेसिकली होता क्या है। तो आपकी जो सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस है ना, वो ब्लड वेसल्स के साथ में बाहर आती है। जो इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग है यूट्रस की, वो बाहर आएगी बिकॉज ऑफ वहां पे कोई भी फर्टिलाइज्ड एग वहां पे आके अटैच नहीं हो रहा। जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, बेबी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो 28 डेज है उनमें क्या होगा कि जो आपका जो फर्टिलाइज नहीं हुई है तो वो वापस से क्रिएट होंगी, वापस से बाहर आ जाएंगी। ये 20 डेज में होता है। दिस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओके। और उसके बाद 2 टर्म्स आपको याद रखना है। मेनार्क मतलब जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है अराउंड 14 ईयर और 12 ईयर के बीच में। 12 ईयर इज द कॉमन एज जिसमें मेनार्क जब स्टार्ट होता है। और मेनोपॉज होता है जब आपका 50 प्लस या 50 हो जाता है, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। तो इस टाइम पे ओवरी बनना 12 से 50 साल के बीच में ओवरी बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, प्रॉपर ओवम बनना मतलब एग्स बनना, प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेनोपॉज वो टाइम होता है 50 और 50 के ऊपर जब आपका प्रोड्यूस नहीं होता है, ओवम प्रोड्यूस बॉडी नहीं कर पाती है। और मेनार्क वो होता है जब स्टार्ट होता है 12 ईयर, 12 साल का जब फीमेल बॉडी होती है वो स्टार्ट कर देती है एग प्रोड्यूस करना। ये हो गया मेनार्क मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। अब हम बात करेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड। देखो बर्थ कंट्रोल मेथड जो होते हैं, देयर आर सेवरल मेथड्स। पहला मेथड होता है आपका बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब है कि आप स्पर्म को ओवम से मिलने ही ना दो। दिस इज कॉल्ड द बैरियर। तो व्हाट आर द मेथड्स, इसमें सिंपल है, वी कैन यूज सेवरल बैरियर्स। और केमिकल मेथड भी होता है। इस मेथड में पिल्स ली जाती है जो कि सीधा अटैक करती हैं आपके स्पर्म के अंदर केमिकली, और वो जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्रोथ होने से पहले ही, जब सेल ग्रोथ हो रही है उससे पहले ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये केमिकल मेथड हो गया। फिर IUCD मेथड, ये इंट्रा, इसमें क्या होता है कि एक डिवाइस होता है जिसको कॉपर टी बोलते हैं, वो लगाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका स्पर्म होता है उसको न्यूट्रलाइज करने की पावर होती है। इस तरीके के डिवाइसेस होते हैं। और सर्जिकल मेथड में भी ट्यूबेक्टोमी एंड
वेस्क्टोमी। आप मुझे बताओगे कि ये दोनों हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आप पॉज करो वीडियो और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि ट्यूबेक्टोमी एंड वेस्क्टोमी दोनों में क्या डिफरेंस है। पॉज द वीडियो राइट नाउ, सर्च कहीं से भी सर्च करो, मुझे नहीं पता, बस आप मुझे बताओगे दोनों में क्या डिफरेंस है। राइट इन द कमेंट सेक्शन प्लीज राइट नाउ, पॉज करो वीडियो। आई होप आपने लिखा होगा। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं ये इस तरीके के, दीज आर द बर्थ कंट्रोल मेथड्स। साथ में इनसे और क्या फायदा है, इनसे फायदा है कि जितनी भी एसटीडीज होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं, वो कंट्रोल की जा सकती है। तो कौन कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, तो जो सेक्सुअल एसटीडी जिनको बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं, वो फेमसली नॉन एज एआईडीएस, एड्स, ठीक है। और दूसरा सिफिलिस और गोनोरिया, ये है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स की फुल फॉर्म होती है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि कंट्रोल की जा सकती है इफ वी विल यूज द बैरियर मेथड, ठीक है। तो ये वो बर्थ कंट्रोल मेथड है जो कि यूज किए जा सकते हैं टू कंट्रोल द बर्थ रेट, बिकॉज ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा आगे हैं बर्थ में। तो दीज आर द मेथड्स, दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट, आपको सबसे पहले ये नहीं बताया तो ये आपको बताना है कि जो सर्जिकल मेथड है उसमें ट्यूबेक्टोमी एंड वेस्क्टोमी, इन दोनों का मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। सुनने में दोनों सिमिलर लग रहे हैं, पॉज द वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या है दोनों का। क्लियर, बहुत इजी डिफरेंस है, ठीक है। तो मेल और फीमेल का डिफरेंस है, इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ। क्लियर, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू एनी सजेशन तो आप दिल खोल के नीचे लिख सकते हो। धन्यवाद।